नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी ने तालीम के बजट में तख्फीफ पर की बात, कहा आपने बेरोजगारी और पेपर लीक का बना दिया है चक्रव्यूह। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर मुदाखलत करने से किया इनकार। ईडी ने जमानत की मनसूखी के लिए की थी दरखास्त। दिल्ली के एलजी ने राजेंद्र नगर के किया दौरा, एहतजाज कर रहे तलबा से की मुलाकात। टमाटर की कीमत छू रही आसमान, मरकजी वजीर ने दिल्ली एनसीआर के लिए 60 रुपए फी किलो मुहैया कराने का किया ऐलान। और इजरायली हुकूमत का फिलिस्तीनियों पर नाजायज कब्जा, यहूदी को दी कानूनी हैसियत, आलमी अदालत इंसाफ ने कहा गैर कानूनी। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने तालीम के बजट में की गई कमी पर आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में डर का माहौल है और ये डर हमारे मुल्क के हर शुबे में है। उन्होंने तालीम के बजट पर कहा कि तलबा के लिए पेपर लीक आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बजट में इस पर बात नहीं की गई। इसके उलट तालीम के बजट को कम कर दिया गया। वजीर खजाना ने बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की। ये एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम देश की 500 बड़ी कंपनियों में होगा, जबकि 99% नौजवानों को इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। यानी आपने पहले टांग तोड़ दी, फिर आप बैंडेज लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपने बेरोजगारी और पेपर लीक का चक्रव्यूह बना दिया है। उन्होंने रिवायती हलवा तकरीब का भी जिक्र किया। स्पीकर साहब, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear. डर का माहौल है हिंदुस्तान में, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. सर मैं आ रहा हूं सर, बजट है सर, बजट पे ही बोल रहा हूं सर। सर, you see the problem is, sir, in the BJP only one man is allowed to dream to be prime minister. If the defense minister decides he wants to be prime minister, there's a big problem. There is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? देश में तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉर्पोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, ये फोटो देखिए। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, सर मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर, ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखेगा। आप प्रतिपक्ष के नेता है, तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर, जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं, मुझे ये करना है सर, वो देखो सर, अभी क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। अभी पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर, 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 फोटो
फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके पूछो। परमिशन नहीं है आपकी। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत नहीं सर मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं। अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा, और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन।
दिल्ली के राजेंद्र नगर में तलबा की मौत पर ब्लेम गेम का सिलसिला जोरों पर है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने भी तलबा की मौत पर आज सभा में कहा कि लापरवाही हुई है। जब जवाबदेही तय होगी तभी मसला हल होगा और ये यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसे दोबारा न हो। सदन आज चर्चा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सदन की परंपरा, विधि, ये सारे चीजों की संरक्षक आप हो। इस चर्चा को शुरू करते हुए प्रारंभ में अत्यंत कुछ माननीय सम्माननीय सदस्यों ने आपकी दक्षता और आपकी विवेक के ऊपर भी चर्चा की है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ दोनों पक्ष के मित्रों को यह निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की चर्चा में जब देश नजर डाला हुआ है और देश इस घटना में चिंतित भी है, हम विश्व में एक नई शक्ति करके उभर रहे हैं। उस समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कुछ घटना किसी भी प्रकार की होगा तो सभी के मन में एक चिंता होती है। और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं सदन शायद इसी विषय में सहमत है। हम उन परिवार के प्रति अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं और निश्चित रूप में हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कोई समाधान होगा। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब आदरणीय सुधांशु जी ने इस चर्चा का शुरुआत किया और अभी तक जो चर्चा हुई है, कई प्रकार की तर्क, कुछ जगह पर अगर ये संसदीय अपशब्द नहीं है तो मैं अध्यक्ष जी कुतर्क का शब्द भी लगाना चाहूंगा। कुतर्क संसदीय है या असंसदीय है? नहीं, कुतर्क को बदलिए। मैं आपके आदेश के हिसाब से उसको नहीं, सुझाव है कुतर्क को बदलिए। तर्कहीन, तर्क और तर्कहीन। एक सेकंड, और अपने यहाँ शालीनता का इतना स्तर बढ़ाओ कि लोग प्रभावित हों और सीखे भी। धन्यवाद आप तो हमेशा ही संयमित रहते हो, पर ये कीजिए, इधर भी संयमित रहते हैं। ये सर हम सभी के लिए लागू है। ये पहले तो मेरे ऊपर लागू है कि मैं इस सदन को इस प्रकार की कोई भी शब्द के माध्यम से गुमराह ना करूं, कोई मर्यादा हानि ना करूं। इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष जी मेरे बयान में मेरे ऊपर होती है। इसलिए मैं आपकी अनुमति भी चाह, 2-3 बिंदु, 2-3 पहलू इस चर्चा में सामने आई है। मैं आपकी अनुमति में कुछ तथ्य, हम सरकार में है, कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ दायित्व हम लोगों की भी बनती है। शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में एक बिजनेस है, कॉन्करेंट लिस्ट की विषय है। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यौथ दायित्व में यह व्यवस्था है। पिछले कई सालों से कोचिंग सेंटर की व्यवस्था और प्रबंधन कैसे होनी चाहिए, 2017, 19, अभी 2020, फिर अभी 2024 में निरंतर रूप में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ प्रशासित राज्यों को अपना एडवाइजरी, मार्गदर्शिका भेजते आए हैं। कोटा के बारे में चर्चा हुई। केवल कोटा नहीं, देश में अनेक जगह पे इस प्रकार की जब दुर्घटना होते हैं, कुछ कैंपसेस में भी कुछ दुर्घटना होते हैं, तब एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसकी एक निरंतर मॉनिटरिंग, निरंतर जानकारी, सुझाव राज्यों को दिया गया है, जिसमें कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो।
और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो और राज्यों ने क्या क्या किया है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना भी ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 तलबा की मौत पर एहतजाज कर रहे तलबा से बातचीत की और मीडिया से भी बातचीत की। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी कमिश्नर और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपके लीडरान और कारकुनान ने एलजी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। बात कर रहा हूँ जिन बच्चों मैक्सिमम कॉम्पनसेशन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चों जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये नहीं है बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग की डिमांड आपके सामने है। हम लोग की 7 से 8 डिमांडें हैं जो हम लोग ने स्पष्ट रूप से उनके सामने रखी है। हम एज एक प्रतिनिधित्व जो ORN में, जो पटेल नगर में, जो शादीपुर में, इनफैक्ट मुखर्जी नगर के छात्र जो भी हैं साथ में, उनका प्रतिनिधित्व करने हम आए हैं। हमने अपनी सारी डिमांडें उनको रखी है। उनने हम लोग को यह आश्वासन दिया है कि 2 दिन बाद वो एक मीटिंग बैठाएंगे। हम लोग ने उनको बताया कि MCD प्रशासन, मेयर, यहाँ से कोई भी बस 5 मिनट रुके, जो शक्ल दिखा के गया वो चला गया। उसके बाद आज तक अभी कोई हमारे सामने नहीं आया। तो उन्होंने ये बोला कि हम परसों ऐसा मीटिंग रखेंगे। हमने अपना तरफ से ये बोला कि हमारा डेलीगेशन भी, वी एज अ स्टेक होल्डर वी शुड बी प्रेजेंट देयर। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हम में से कोई अगर वॉइस बनेगा तो उनको भी बुलाएंगे और हमारी पॉइंट्स उन्होंने सारे नोट किए हैं। बस हम उनसे यही कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी, केवल झूठे वादे ना रह जाएं, झूठे बस एक स्पीच ना रह जाए, इस पे सारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अपना नाम बताएंगे अपना? नहीं, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मेरा नाम वैभव सिंह चौहान है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। यहाँ पे एज अ UPSC एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं। हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम इकट्ठा, जैसे ही हमने देखा शाम की 6 बजे की घटना है, हम रात के 8 बजे से यहीं पर प्रेजेंट हैं। रात के 8 बजे से प्रेजेंट है। 6 बजे शाम से पानी निकाला जा रहा है, सुबह 4:30 बजे तक निकाला गया है। LG सर ने सारी बातों पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने बोला है कि वो अपनी एक कोर कमेटी की मीटिंग लेंगे सभी डिपार्टमेंट से, जो भी यहाँ पे बच्चों की समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, एक समस्याएं नहीं कई सारी समस्याएं हैं, उन सभी बिंदुओं पर बैठ के सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे और उस सभी प्रकरण पे हल निकालेंगे जो यहाँ पर करंट समस्याएं चल रही हैं। हमारे बच्चे थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में हैं अभी। इनके लिए जितनी भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं उस पर सर ने सहमति व्यक्त की है और उस पर वो सभी पॉइंट्स को हमारे वो मानेंगे। राज्य में, देश में सुप्रीम कोर्ट ने जमीन घपले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस हुक्म पर मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है जिसमें वजीर आला हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। इस मामले में हेमंत सोरेन ने कहा है कि सोरेन परिवार पर बहुत इल्जामात लगे और मेरा कीमती वक्त भी खराब किया गया। अदालत सब पर अहमियत रखती है, यहाँ इंसाफ मिलता है, लेकिन कुछ लोग अदालत का भी वक्त खराब कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाया, हमको भी दिखाया कि मैं कितना बड़ा राज्य की संपत्ति को लेके घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं। इसके लिए मुझे जेल के सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरे कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज सदन से मुझे इतने वक्त आ रहे हैं निकलने में, तो आपने देखा होगा कि कितने लोग मुलाकात करने के लिए राज्य के अलग अलग कोने से अपनी आवश्यकताओं को और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे मिले। शायद हमारा वो कीमती वक्त ये लोग जाया ना करते तो आज के दिन में अनगिनत
समस्याओं का समाधान हो चुका होता। और न्यायालय सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र के ये वो स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं होता, लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, और जो समाज के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज बनने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाजों को बंद करने का एन केन प्रकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज पुनः सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये बातें साबित होती हैं। दादा, झारखंड को अलग एक टुकड़ा और की बात आ रही है, बिहार, बंगाल और झारखंड को मिला के किस रूप में आप देखते हैं? आप लोगों ने झारखंड की लड़ाई लड़ी है। ये वही लोग हैं जो लोग समाज को भी तोड़ते हैं, परिवार को भी तोड़ते हैं, और इन किन प्रकार राज्य में, देश में, समाज में कैसे रेमिनिस्सेंट फैले, इस पर अपना काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की अर्जी पर समाअत 5 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया है। एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यकम अगस्त तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। इस बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को खबर दी है कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का जवाब रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में बीआईटी रोड पर हादसा पेश आया है। यहां 15 तलबा को लेकर जा रही एक स्कूल बस एक कार से टकरा गई, जिसके ताल्लुक से एसीपी सचिन हीरे ने बताया है कि ऑटो क्लस्टर के सामने बीआईटी रोड पर एक कार और बस की टक्कर हुई। बस में 15 तलबा और एक अटेंडेंट मौजूद थे, जिसमें से 2 तलबा को मामूली चोट आई है और सभी महफूज हैं। बस का ड्राइवर हमारे कब्जे में है और कार का ड्राइवर फरार हो गया। हमारी टीम उसकी तलाश कर रही है। आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास पोद्दार इंटरनेशनल बस की स्कूल बस और एक BMW कार, इनका ऑटो क्लस्टर के सामने बीआरटी रोड पे एक सामने धड़क होकर एक हादसा हुआ है। इसमें स्कूल बस में 15 लड़के और एक अटेंडेंट, ऐसे 16 लोग थे। इनमें से जो बच्चे हैं वो सेफ है, सिर्फ 2 बच्चों इंजर्ड है, लेकिन वो भी स्पॉट पे ही रिकवर हुए। मेजर इंजरी ऐसी कोई नहीं है। और बस का ड्राइवर और हमारे कब्जे में है, और BMW का जो ड्राइवर है वो स्पॉट से फरार है, लेकिन हमारी टीम उसको खोज रही है और जल्दी हम उसको कब्जे में ले रहे हैं। सर, ये जो हादसा हुआ है ये बीआरटी के बीच में हुआ दिख रहा है, क्या लगता है किस तरह से ये हादसा हुआ होगा? अब देखिए, बीआरटी रूट जो है काफी छोटा रूट है और इसमें 2 व्हीकल सामने आए हैं, तो हम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें सीसीटीवी फुटेज भी मिलेंगे हमको। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्या अभी स्कूल बस में के जो बच्चे थे वो सेफ है? वो सेफ है और सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के कब्जे में दे दिए गए। क्या इसकी जानकारी स्कूल को दी गई है? बिल्कुल, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की पता दिया गया है और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी स्पॉट पे हाजिर है। सार्फिन उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने टमाटर ले जाने वाली NCCF वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में टमाटर की कीमत 70 से 80 रुपए किलो है, इसलिए हमने 3 मंडी से टमाटर खरीद कर दिल्ली के 18 सेंटरों में 60 रुपए फी किलो टमाटर भेजने का फैसला किया है। एक आदमी 1 किलो ही टमाटर ले सकता है। ये सहूलत दिल्ली NCR में है। 7-8 दिनों में कीमत कम हो जाएगी, लेकिन तब तक हम भेजते रहेंगे। स्पेशली दिल्ली में
70 रुपीज से लेके 80 रुपीज तक आज के दिन में है। इसलिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के द्वारा हमने 3 मंडी से, एक तो आजादपुर मंडी और कर्नाटक के कोलार और संगानेर, ये 3 मंडी से खरीद के 18 सेंटर में, दिल्ली के 18 सेंटर में आज हम 60 रुपीज पर केजी टोमेटो बेचने का निर्णय किया है। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होता है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड उपयोग करके हम नॉर्मली अलग अलग सेंटर में अलग अलग कार्यक्रम के द्वारा, नहीं तो रिटेल शॉप में भी हम जिस चीज का प्राइस ज्यादा है उसको हमने नॉर्मली सेल करते हैं कम प्राइस में। लेकिन इसमें हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी उपयोग नहीं किया है। मंडी से जो मिला है उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके हम 60 रुपीज पर केजी हम इधर सेल करने का व्यवस्था किया है, बेचने का व्यवस्था किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पहलवान गीता फोगाट ने कहा है कि यह फख्र का दिन है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने मनु और उनकी फैमिली को मुबारकबाद दी है। सबसे पहले तो आज बहुत ही खुशी का और गर्व का दिन है कि पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत देश को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। तो सभी देशवासियों को और मनु भाकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने हमारा देश का मान ओलंपिक में बढ़ाया है। और मैं आज ही महाराष्ट्र के दंगल में मैं आई हूँ, तो मेरी सभी खिलाड़ियों से, सभी महिला खिलाड़ियों से, पुरुष खिलाड़ियों, सभी पहलवानों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी दिन रात मेहनत करते रहिए। आप जिस तरह आज दंगल का आयोजन हुआ है, बहुत ही शानदार दंगल, मिट्टी का दंगल हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मिट्टी के दंगल तो ओलंपिक में अभी तक मान्यता नहीं है, तो मैट के आप मिट्टी के साथ साथ मैट के दंगल, मैट के ऊपर भी मतलब अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी और ओलंपिक की सोच करके आप तैयारी करें। मजलूम फलस्तीनियों पर इजराइल के मजालिम का सिलसिला लगातार जारी है। कत्ल गारतगिरी के साथ साथ फलस्तीनियों को मिल रही बुनियादी सहूलियात को भी तबाह किया जा रहा है। गासिब सेहूनी फौज ने पानी के टैंक को भी तबाह कर दिया है। वाज़ेह है कि रफा में शहरियों को पीने का पानी सप्लाई करने का वाटर टैंक धमाका करके तबाह कर दिया गया है। इजराइल ने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करके यहूदियों को देनी शुरू कर दी है। इजराइल की हुकूमत ने हाल ही में मगरबी किनारे के चंद इलाकों में यहूदी आबादकारी को कानूनी हैसियत दी है। अलबत्ता बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने अपने हालिया फैसले में कहा था कि मगरबी किनारे पर इजराइल का कब्जा गैर कानूनी है। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। प्रणाम।